Hello students, in the last lectures we have discussed with the two subtopics in the chapter life processes, that is digestion and nutrition and respiration. Nutrition के अंदर हमने डाइजेशन कवर किया, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर रेस्पिरेशन देखा, ब्रीदिंग देखी. अब जो है मैं जो हूँ कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बुक में लाइफ प्रोसेसेस इस टॉपिक में दिया हुआ है, जो चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फिर बाद में जो टॉपिक खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, पेज नंबर 95 पे 4 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, तो आज हम उन चारों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो द पेज नंबर 95, ठीक है, द टॉपिक इज लाइफ प्रोसेसेस. पेज नंबर 95 क्लास 10th की बुक में आपको मिलेगा एनसीईआरटी के. तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like us. मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप बुक में देखोगे, एनसीईआरटी की बुक आप सबके पास होगी. तो why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like us? अब पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देयर एंटायर बॉडी ऑफ मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स. ठीक है, उसमें क्या होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स आर देयर. ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो क्या होगा, एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कंप्लीट बॉडी है, द एंटायर सरफेस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. पूरा एंटायर सरफेस सिंगल सेल से बना हुआ है. तो पूरा जैसे मान लो अमीबा ही है ले लो, या बैक्टीरिया का सिंगल सेल ले लो, तो ये पूरा एक पूरे सिंगल सेल में, जैसे सिंगल सेल का पूरा एंटायर सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है. तो जो भी एनवायरनमेंट में गैस प्रेजेंट है या लिक्विड मीडियम में ये प्रेजेंट है, इसका एनवायरनमेंट लिक्विड मीडियम है, तो इस लिक्विड मीडियम में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, दे विल बी डिफ्यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी थ्रू आउट द फ्रॉम ऑल द सरफेस. ठीक है, लेकिन हमारे केस में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, हमारे बॉडी में आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ द सेल्स. सही, कई सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, एंड ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो सेल है, डिफ्यूजन के द्वारा वहां पे तो कुछ गैसेस डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी के इंटरनल सरफेस, इंटरनल रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट है, वहां तक डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को पहुंचना, इट विल टेक ईयर्स, इट विल टेक टाइम ऑफ ईयर्स, सालों लग जाएंगे. सो क्या होगा, इसीलिए इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. मैंने आपको रेस्पिरेशन टॉपिक में बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लंग्स से टोट तक पहुंचने में 3 साल का समय लगेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अगर डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाना है, एक सेल से दूसरे सेल में गया, दूसरे सेल से तीसरे सेल में गया, तीसरे सेल से चौथे सेल में गया, ऐसे करते करते लंग्स से अगर टोस तक हमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचाना है, तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 3 years. Right? That is why the multicellular organism, in case of multicellular organism, diffusion is insufficient to meet the oxygen, to meet the requirement. ठीक है, so let's write the answer. पहला क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होगा, देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन, there are no specific organs for the exchange of gases. And their entire surface is in direct contact with the environment. Their entire surface
is in direct contact with environment. ठीक है, तो diffusion is sufficient for them in their case. In unicellular organism, diffusion is sufficient for the transportation of the substances, for the exchange of the substances, for the exchange of the gases or the nutrient. But in case of multicellular organisms, multicellular organisms like us, मतलब हमारे जैसे कि हमें क्या होता है, all cells are not in direct contact with the environment. All cells are not in direct contact with environment. ठीक है, therefore, and there are specialized organs for the transportation of the substance, for the diffusion, for the exchange of the gases and transportation of the substances. और क्या होता है, therefore हमारी जो बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वेरी बिग, वेरी लार्ज. ठीक है, एक तो सारे सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, एंड द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वेरी बिग, therefore diffusion will be insufficient. ठीक है, therefore diffusion will be insufficient to meet the requirement of exchange of gases to each cell of the body. वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हर एक सेल तक डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का पहुंचना इज इम्पॉसिबल. ठीक है, एक एग्जांपल मैंने बताया कि ऑक्सीजन को, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लंग्स से टो तक पहुंचने में इट विल टेक 3 hours. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, what criteria do we use to decide whether something is alive or not? पेज नंबर 95 पे लाइव प्रोसेसेस टॉपिक के पेज नंबर 95 पे आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा. What criteria do we use to decide whether something is alive or not? बहुत सारे क्राइटेरिया हम जनरली यूज करते हैं. सो द मेजर क्राइटेरिया, सो here I am writing down, here I am discussing the question number 2 and I am writing down the answer of this question. I am not writing here the question. ठीक है, सो द मेजर क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया यूज करते हैं. उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो होता है इज द मूवमेंट विच मे it involve locomotion, it may involve running, it may involve walking. Movement may also involve the action of body parts, like I am talking to you, I am discussing with you, I am somebody chewing the cud, like when we are eating something, then we are moving our mouth parts, right? We are breathing.
हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, डेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, राइट। ग्रोथ, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, छोटा बच्चा वो ग्रोथ शो कर रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, बॉडी में कहीं कोई चोट लग रही है, आपको कुछ डैमेज हो रहा है, कहीं कोई इंजरी हो रही है, तो उस इंजरी की जो रिपेयर हो रही है, डेट ऑल आर अ टाइप ऑफ मूवमेंट, राइट। सो द मेजर क्राइटेरिया फॉर which decide whether the organism is alive or not is the movement. Major criteria is movement. Movement, it includes locomotion. Locomotion में running, walking, etc. इसके अलावा मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, एक्शन ऑफ बॉडी में जैसे कि चूइंग ऑफ कट बाय काउ, इसके अलावा breathing is also a movement, growth, maintenance and repair of damaged cell. These all are the movements which are and the movement is the major criteria. उसके अलावा this is the first criteria. Second criteria is the nutrition, requirement of food for performing various life activities. This is the second criteria. The first criteria is movement. Second criteria is requirement of food for performing various life activities. ठीक है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड कैन बी फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. तो वो लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में न्यूट्रिशन भी लिख सकते हो. तो अदर क्राइटेरिया इज न्यूट्रिशन. द थर्ड क्राइटेरिया इज रेस्पिरेशन. And the fourth criteria is transportation of the substances. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बॉडी से बाहर. इसके अलावा दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस वट एवर वी आर हैविंग, वी आर ईटिंग टू गेट द एनर्जी, है ना. तो एंड देन एनर्जी, दैट एनर्जी जो रेस्पिरेशन के थ्रू में एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू परफॉर्म अदर बॉडी एक्टिविटीज, अदर सेलुलर एक्टिविटीज, राइट. सो रेस्पिरेशन हो गया. एंड दूसरी और एक चीज क्या होती है, जो ये न्यूट्रिशन हो रहा है, रिक्वायरमेंट हम फूड खा रहे हैं, तो फूड के कारण, फूड खाने से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो दैट न्यूट्रिएंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिस ऑक्सीजन शुड ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे सारे बॉडी के सारे सेल्स में जाना की जरूरत है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, with the help of the circulatory system, by the process of the transportation. So the next important criteria is transportation of substances. And उसके बाद क्या होता है, बॉडी में लाइफ जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. एंड दैट मेटाबॉलिक वेस्ट हैज टू रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, हैज टू एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. सो एक्सपल्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्सक्रीशन. सो द अनदर मेजर क्राइटेरिया इज द एक्सपल्सन ऑफ metabolic wastes
which are also known as excretion. This is known as circulation, respiration, nutrition. So these are the various criteria. The third question is, what are outside raw materials used for by an organism? What are outside raw material used for by an organism? This is the third question given in the page 90, on the page 95, and here I am discussing the answer of the question number 3rd. What are outside raw materials used for by an organism? So outside raw materials generally which we use, they are the food which are based on the carbon source. ठीक है, foods which are based on the carbon source, and these outside raw material provide energy to organisms to maintain their body processes, to maintain their life processes. ठीक है, and they are needed to prevent damage and breakdown in the body. ठीक है, so outside raw materials provide energy to organisms. Energy to organisms to maintain their body processes, to maintain their life processes. ठीक है, they are needed to prevent damage. They are needed to prevent damage and breakdown in the body. ठीक है, and the question number 4 is, what processes would you consider essential for maintaining life? Question number 4 क्या है? What process would you consider essential for maintaining life? तो कौन कौन से life processes हैं which are essential for maintaining the life? These are nutrition, respiration, transportation, excretion, and control and coordination. Right? So write down those life processes. There are few life processes which are essential for control the maintenance of life. They are nutrition, respiration, transportation, excretion, ठीक है, and control and coordination. Control and coordination. So these are the 4 questions. Answer of this 4. Now the next question from the subtopic nutrition or the digestion is, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? The difference is very well explained in my lecture, so you can refer those lectures.
and there I have explained these differences in detail, है ना. Next question is, where does the plant get each of the raw materials required for photosynthesis? ये भी मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में लेक्चर में इस तरीके से डिस्कस किया है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ. जैसे कि डिफरेंसेस मैंने नहीं लिखे ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर में वो डिटेल में दिया हुआ है. नाउ व्हाट डज द प्लांट गेट ईच, वेयर डज द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, these questions are on the page 101 of the topic life processes. ठीक है, तो प्लांट्स जो होता है, what are the raw materials? क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 101, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आंसर 2, कि रॉ मटेरियल्स जो प्लांट में रिक्वायर्ड होती है, रॉ मटेरियल्स क्या रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? What are the raw materials required for the photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि प्लांट जो है कहाँ से ये रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं. तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट. इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से वो ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं. एंड वाटर, H2O वो कहाँ से ले रहे हैं? H2O they are getting from the water which are present in the soil. So water requirement they are fulfilling from the water present in soil. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट. एक्वेटिक प्लांट्स, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड which are dissolved in the water. एक्वेटिक प्लांट्स पानी में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, तो वो वाटर में जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये लेते हैं. तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. और वाटर कैसे लेंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर surface, body surface, all the body parts. So water by absorption from all the body parts. तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया. एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वेयर डज द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो अब आप इसका आंसर ये तो समझा दिया. अब आप लिख सकते हो कि द रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. There are two types of the plant, terrestrial plant and aquatic plant. Terrestrial plants, they take carbon dioxide from the atmosphere and water from the water present in the soil, right? And with the help of their root, okay? And aquatic plants, they take carbon dioxide which are dissolved in the water in which they are present, in which they are growing, and they take water by absorption through their general body surface, through their all the body parts. Yes, right? The next question is, what is the role of the acid in our stomach? The third question which जिसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, what is the role of acid प्रेजेंट इन आवर स्टमक? हमारे स्टमक में हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ह्यूमन बीइंग में, लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था. तो उसमें आपने देखा कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स और द पैराइटल सेल्स, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पीएच होता है 1.8. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन stomach whose pH is 1.8. They are secreted inside stomach which makes medium acidic. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में
they are secreted by the oxyntic cells which makes medium acidic. Why? For the action of the enzyme pepsin. Actually क्या होता है, जो पेप्टिक सेल्स होते हैं, they produce the enzyme propepsin which remains in the inactive form. ठीक है, तो प्रोपेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? HCl की जरूरत होती है. ठीक है, HCl जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, वो स्टमक में ही जो प्रोपेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा? एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करेगा, डेट इज पेप्सिन. और फिर ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक के अंदर. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, राइट? तो HCl is secreted by oxyntic cells in stomach to make medium acidic to make medium acidic necessary for activation of enzyme pepsin. And pepsin later acts on the proteins. Pepsin, ठीक है, and pepsin later breaks down the protein into peptones and proteoses. इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी एसेंशियल. दूसरा फंक्शन क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? जो हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, उस बैक्टीरिया को भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है. सो एक फंक्शन तो ये हुआ. सेकेंड फंक्शन इज HCl kills बैक्टीरिया came along with food. In this way, it protects our body. Next question is, what is the function of the digestive enzymes? What is the function of the digestive enzyme? Digestive enzymes, they are basically, they break down the large food molecules, large and insoluble food molecules to small and soluble substances. Digestive enzymes break down large and insoluble food molecules into small and soluble substances. ठीक है, which later can be absorbed by the cells for absorption in the cell. For example, एक एग्जाम्पल लिखते हैं. जब पैंक्रियाज होता है हमारा, पैंक्रियाज इट सिक्रीट्स, पैंक्रियाज सिक्रीट्स 3 एंजाइम्स. कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज. ठीक है, अब एमाइलेज जो क्या होता है? एमाइलेज इट विल ब्रेक डाउन
amylase breaks down carbohydrate or starch, and converts it into the simple sugars. Now ये simple sugar जो है they can be absorbed by the cells. Trypsin क्या करता है? Trypsin it breaks down. Trypsin क्या करेगा? It will break down the proteins into the simplest form, that is amino acids, and now these amino acids can be absorbed by the cells. Lipases, what they do? Lipases, they break down fats into simple absorbable form, fatty acids, large fat molecules into the fatty acid. Basically lipases जो होते हैं they break down emulsified fat. Emulsified fat कैसे फॉर्म होता है? आपको पता है कि जो बाइल आता है वो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होता है उसको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में. लास्ट क्वेश्चन है जो टेक्स्ट के बीच में दिया हुआ है इज How is the small intestine designed to absorb digested food? How is the small intestine is designed to absorb the digested food? बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसको हमने लेक्चर में. Small intestine की जो wall होती है ना, it is lined by the finger-like projections which are known as the villi, and they further form the microvilli, and they are supplied with the rich. They are rich in blood vascular system. They are richly supplied with the blood vessels and the lymphatic glands also. तो क्या होता है? They absorb all the, they are richly supplied with the blood vessels. So they जितना भी फूड डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ड्यूटेनम में हमने बताया था. इलियम और जेजुनम में जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. तो माइक्रोविलाई दे एब्जॉर्ब द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड through these microvilli, and उस microvilli में क्या होता है? They are richly supplied with the blood vessels and lymphatic vessels. तो these blood vessels and lymphatic vessels, they will absorb the nutrients and transported them out to each and every part of the body. And this is how the absorption takes place in the small intestine. The small intestine, the wall is lined by the villi and the microvilli. So these are few questions which are related with the digestive system of the nutrition. Next I will be dealing with the questions related with the respiration. Thank you.